हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन मेडनेक्सा बाय डॉक्टर एटू। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके डायग्नोसिस का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है, डॉक्टर को कब दिखाना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। ये जो है ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में फीमेल में होने वाले हार्मोनल डिसऑर्डर में से एक है और साथ ही साथ फीमेल में इनफर्टिलिटी का यानी कि बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण भी है। अब बात करते हैं होता कब है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें ये कभी भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, तो जब फीमेल में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है वहां से लेकर जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड बिल्कुल बंद हो जाता है, मतलब मीनार्की से लेकर मीनोपोज तक के बीच का जो टाइम है वो रिप्रोडक्टिव फेज है। और इस दौरान जो फीमेल होती है वो फर्टाइल होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में ही फीमेल जो होती है वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसके बाद में नहीं। अब अगर हो गया तो क्या होगा, अगर किसी को पीसीएस हो गया है फीमेल को, तो उसके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। मतलब कभी 4 महीने में आ रहे हैं, कभी 2 महीने में आ रहे हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं, हो सकता है कभी पीरियड आए ही नहीं। अब मैं पीसीएस के ऊपर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की है जूलिया, एज है 23 और अभी शादी नहीं हुई है। ये ऑफिस में काम करती है, 9 to 5 का जॉब है और साथ ही साथ ये फूडी है, मतलब खाने पीने का बहुत शौक है। हर दूसरे दिन इसको फास्ट फूड चाहिए, पिज्जा हो गया, सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब इसको काफी पसंद है और इसकी वजह से इसका वजन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम दिक्कत कहाँ पे। तो दिक्कत यह है कि जूलिया को पिछले 6 महीने से जो पीरियड्स हैं उसके वो इरेगुलर हो गए। कभी तो 1.5 महीने में आ रहा है, कभी 2 महीने में आ रहा है, कभी 3 महीने में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जूलिया सोचती है कि ये सब तो नॉर्मल हो सकता है, मैं फूडी हूँ, इतना सब कुछ खाती हूँ तो मेरा वजन बढ़ रहा है। और पीरियड्स का इरेगुलर होना तो ये तो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। यहाँ पे वो इस चीज को हल्के में लेती है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है तो जूलिया के फेस पे, उसके चेस्ट पे, बैक पे हेयर्स ग्रो होने लगते हैं और साथ ही साथ उसके चेहरे पे पिंपल्स यानी कि एक्ने या फिर बोले हम कील मुहासे जो है वो बढ़ने लगते हैं। अब जो फेशियल हेयर ग्रो होने की बात मैं कर रहा हूं वो किस टाइप से होंगे, वो होंगे मेल पैटर्न में, मतलब उसकी मूछों में और दाढ़ी में बाल आना स्टार्ट होंगे और साथ साथ चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होने की वजह से उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है। उसको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है और अब ऐसा टाइम आ जाता है कि उसको ऑफिस जाने में बड़ी शर्म से महसूस होने लगती है, क्योंकि जब वो ऑफिस जाती है तो उसको देख के लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं, देखो इसके चेहरे पे बाल उग रहे हैं, ये तो आदमी जैसी लग रही है, ये वो फलाना ढिकड़ा। अब बात करते हैं फीमेल में जो फेशियल हेयर्स ग्रो करते हैं, फेस पे हेयर्स आने लगते हैं, इसको बोलते हैं हिरसुटिज्म। और अब जूलिया जो है वो इस तनाव को और ज्यादा सहन नहीं कर पाती, वो फाइनली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेती है और डॉक्टर से मिलती है। और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो है डॉक्टर एटू। जूलिया डॉक्टर एटू को अपनी सारी कहानी बताती, जो भी उसके साथ में हो रहा है और जो भी उसके साथ में हो चुका है वो सब। और ये सब सुनने के बाद में डॉक्टर एटू उससे पूछता है, जूलिया क्या तुम्हें पता है कि हर महीने पीरियड्स क्यों आते हैं? तो जूलिया सोच में पड़ जाती है, सर मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर एटू जवाब देता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरीज, वेजाइना, ये सब में से जो ओवेरी होती है उसके अंदर कई सारी इमेच्योर फॉलिकल्स होती है और उनके अंदर होते हैं इमेच्योर एग। अब हर महीने जो पीरियड आता है उसके पीछे कहानी क्या है, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट जो इमेच्योर फॉलिकल्स है उनमें से हर महीने हजारों फॉलिकल्स दौड़ लगाती है, रेस लगाती है आपस में और सब फॉलिकल्स के दिमाग में सेट है कि हमें रेस में जीतना ही जीतना है और फाइनली एक ग्राफियन फॉलिकल बन के दिखाना है। अब ये बात तो सबको पता है कि रेस में सब तो जीतते नहीं, कोई एक जीतता है, मतलब इन हजारों फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल जो होती है वो ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ग्राफियन फॉलिकल की जो साइज होती है वो होती है 18 से 20 mm और इसके अंदर होता है ओवम या एग। अब जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आता है तो जो ओवेरी के अंदर प्रेजेंट ग्राफियन फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल है, उसमें से ओवम इस कदर निकल के भागता है जैसे तो तोप के अंदर से गोला निकला हो, मतलब कोई तोप है उसमें गोला डाला और एकदम से जाएगा शॉक करके। तो यहां पर भी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जो ओवम है, एग है, वो इसी तरह से निकल के भागेगा एकदम से उसकी दीवार को तोड़ता हुआ। अब यहां पे क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब का फीमेल वाला पार्ट है वो ओवम को कैच कर लेता है और फाइनली जो ओवम है, जो एग है, वो आ जाता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर। अब आगे की कहानी को हम शादी की तरह समझते हैं। ओवम जो है वो दुल्हन है और स्पर्म जो है वो दूल्हा। अब जब दूल्हा बारात लेके आएगा दुल्हन से तो शादी होगी और दुल्हन को लेके जाएगा अपने साथ में। तो जब मेल और फीमेल मिलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो मेल अपना जो सीमन एजेकुलेट करता है फीमेल की विजाइना में, उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं और ये जो स्पर्म है इनमें से एक तो दूल्हा है, बाकी सब बाराती है। ये जाएंगे अपनी बारात लेके कहां से,
वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब। अब आधे भारतीय तो क्या है, रास्ते में ही थक जाएंगे, हार जाएंगे, रुक जाएंगे वहीं पे, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिनमें हिम्मत है वो डटे रहेंगे, वो चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और फाइनली ओम तक पहुंच जाएंगे। ओम तक पहुंचने के बाद में जो दूल्हा है वो दुल्हन से मिलता है। मतलब जो ओवम है उसकी दीवार के चारों तरफ सारे स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं, सब ट्राई करते हैं मैं अंदर घुसूं, मैं अंदर घुसूं, मैं अंदर घुसूं, लेकिन उनमें से कोई एक सुपर स्पर्म जो सुपरमैन की तरफ बिल्कुल, जिसके अंदर बहुत ताकत है, वो दीवार को तोड़ सकता है, चकनाचूर कर सकता है, वो ओवम की दीवार को तोड़ेगा और अंदर घुसेगा। अंदर घुसने के बाद में उसका जो टेल वाला पार्ट है वो बाहर ही रह जाएगा। अब ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों आपस में मिलते हैं और फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रेगनेंसी की फर्स्ट सेल है। अब ये जो दूल्हा दुल्हन है, जाइगोट है, ये यहां से ट्रेवल करते हुए फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचेंगे और फाइनली इनका रिसेप्शन कहां पे होगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर। मतलब एंडोमेट्रियम में जाइगोट इंप्लांट हो जाएगा और वहीं पे वो ग्रो करेगा। और ये जो कपल है जाइगोट, वो यहीं पे अपना घर बना लेता है और यहीं पे ग्रो करता है और 9 महीने के बाद में एक बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म देते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ओवम जो होता है उसका लाइफ स्पान होता है, मतलब उसका जीवन काल जो है वो 12 से 24 घंटे का होता है और स्पर्म का जो जीवन काल है वो होता है 4 से 5 दिन का। मतलब 4 से 5 दिन जो है वो स्पर्म जिंदा रहते हैं। मतलब ओव्यूलेशन होने से 4 से 5 दिन पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो भी प्रेगनेंसी के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन एक बार ओव्यूलेशन हो गया है और 24 घंटे निकल चुके हैं ओव्यूलेशन के बाद में, तो अब प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। अब हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। यहां तक की बात डॉक्टर ए2 ने जूलिया को अच्छे से समझा दी है और उसको समझ में भी आ गया। अब डॉक्टर ए2 आगे की बात समझाता है। डॉक्टर ए2 जूलिया को बोलता है, अगर मान लो कि ये जो स्पर्म आए थे वेजाइना के थ्रू यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में, वो आए नहीं, या फिर जो ओव्यूलेशन होता है ओवरी से वो नहीं हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो रिसेप्शन के लिए इतनी तैयारियां हुई थी, जो एंडोमेट्रियम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा था, जो उसकी मोटाई बढ़ी थी, वो सब क्या होगा, शेड ऑफ हो जाएगा। मतलब वो सब टूट के बिखर जाएगा और फाइनली होगा क्या, मेंस्ट्रुअल के ब्लड के साथ में सब कुछ वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये होते हैं पीरियड्स। ये जो पीरियड्स आ रहे हैं हर महीने, इनका रेगुलेशन करता कौन है, तो इनका रेगुलेशन करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन से, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ओवम होता है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आता भी है। अब डॉक्टर ए2 जूलिया का सोनोग्राफी करके देखते हैं। सोनोग्राफी करने के बाद में जूलिया डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर रिपोर्ट में क्या आया मुझे बताओ तो सही। तो डॉक्टर ए2 बोलते हैं, जूलिया तुम्हें पीसीओएस है। ये सुन के जूलिया कंफ्यूज रहती है, अब पीसीओएस ये क्या नहीं भला है साहब। तो डॉक्टर जूलिया को डिटेल में समझाता है। फीमेल की जो ओवरी होती है उसकी आउटर एज पे यानी बाहरी सतह पे कई सारे छोटे छोटे लिक्विड फिल्ड सेक बन जाते हैं। मतलब पानी की छोटी छोटी थैलियां मान लो, आउटर एज पे यानी बाहरी सतह पे, और इन छोटी छोटी पानी की थैलियों को बोलते हैं सिस्ट। और इन सिस्ट के अंदर होता है इमेच्योर एग। इमेच्योर एग वाली इन छोटी छोटी पानी की थैलियों को क्या बोलते हैं, फॉलिकल। अब बात आ गई है फॉलिकल की, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हर महीने हजारों फॉलिकल्स दौड़ लगाती है, रेस लगाती है, ये वो फलाना झिकड़ा बसट। बट यहां पर जो फॉलिकल है वो पहले वाली ग्राफिन फॉलिकल की तरह नहीं है, ये इमेच्योर फॉलिकल है और यहां से कोई ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा साहब, ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाएगा। फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा तो बाराती भले कितने बार आ जाए, बारात जो है वो खाली हाथ ही लौटेगी। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कितना भी कर लो, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे। डॉक्टर ए2 की ये बात सुनने के बाद में जूलिया टेंस हो जाती है, उसको तनाव होता है जोरदार। वो कहती है, डॉक्टर साहब ऐसा हुआ क्यों। तो डॉक्टर ए2 बोलता है जूलिया को कि मेडिकल फील्ड में इसका कोई एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हो जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन क्या होता है साहब, इंसुलिन हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन है और एक करता क्या है, ये हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। मतलब कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, सब सेल्स के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं। और ये इंसुलिन के रिसेप्टर करते क्या है साहब, इन पे जब आके इंसुलिन जुड़ेगा तो ग्लूकोज के लिए रास्ता खुलेगा सेल के अंदर जाने का, वो ब्लड से सेल के अंदर जाएगा और जो सेल है वो उससे एनर्जी लेगी। लेकिन हम यहां पे बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंस की, मतलब जो इंसुलिन है वो सेल के रिसेप्टर पे जुड़ नहीं पा रहा है। वजह कुछ भी हो सकती है, मतलब जो ताला है उसमें जंग लग गया हो, यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के उनके ऊपर फैट डिपॉजिट हो गया हो, उसकी वजह से इंसुलिन जो है वो
सेल के ऊपर जुड़ नहीं पाएगा। अब इंसुलिन सेल पे नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज की एंट्री होनी थी, जो लोग इंसुलिन की वजह से खुल रहा था और सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री हो रही थी, वो रास्ता हो जाएगा बंद। और होगा क्या, जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है उनको ऐसा लगेगा यार कि जो सेल्स है उनको ग्लूकोज की नीड ज्यादा है, तो यहां से अब वो और ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट करना स्टार्ट करेगी। तो फाइनली क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ इंसुलिन का लेवल भी बढ़ने लग जाएगा। और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन क्या करेगा, ये बढ़ा हुआ इंसुलिन दादागिरी करेगा। कहां पे जाके, ओवरीज में जाके, वहां पे जाके बोलेगा ए ओवरी, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो बोलता है कि तुम्हें फटाक से जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, उसका सीक्रेशन स्टार्ट करना है। तो यहां पे अब होगा क्या, ओवेरी से मेल हार्मोन एंड्रोजन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मेल हार्मोन है तो क्या करेगा, ये ओवुलेशन होने ही नहीं देगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, मेल हार्मोन है तो मेल वाले लक्षण भी आएंगे भैया। मतलब जो फीमेल है उसके फेस पे हेयर ग्रो करने लग जाएंगे, जैसे मेल के होते हैं, दाढ़ी मूछें आने लग जाएंगी, चेस्ट के ऊपर बाल आने लग जाएंगे, पीठ पे बाल आने लग जाएंगे, चेहरे पे गेल मुहासे यानी कि एकने होने लग जाएंगे, पीठ पे एकने होने लग जाएंगे। और साथ ही साथ भूख ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी तो ज्यादा खाएगी, और ज्यादा खाएगी तो ज्यादा मोटापा बढ़ेगा, यानी कि वजन ज्यादा बढ़ेगा, वेट गेन हो जाएगा। और वेट गेन ही सबसे बड़ा कारण है पीसीओएस का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फेशियल जो हेयर ग्रो हो रहे हैं इनको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। उसी तरह से इंसुलिन के बढ़े हुए लेवल की वजह से होगा क्या, जो अंडर आर्म्स है या फिर जो ग्रोइन का रीजन है या फिर जो नेक के पीछे का पार्ट है, मतलब जहां पे सलवटे हैं, या फिर ब्रेस्ट के नीचे का पार्ट जहां पे सलवटे हैं, वहां पे क्या होगा, डार्क वेलवेट कलर के पैच बनने लग जाएंगे। और इन पैचेस को बोलते हैं एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस। और ये है पीसीओएस का एक साइन जो कि पीसीओएस में देखने को मिलता है। अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है हेरिडिटी या फिर जेनेटिकल। यहाँ पे डॉक्टर एटू जूलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन को या तुम्हारी मदर को इस तरह की दिक्कत हुई थी क्या। तो जूलिया बोलती मेरी मदर को भी इस तरह की दिक्कत हुई थी। तो फिर डॉक्टर एटू बोलते हैं तो फिर इसका मतलब ये हेरिडिटी या फिर जेनेटिकल है, मतलब ये तुम्हारी मदर से तुम्हारे अंदर आया है, इसके पीछे कारण है कोई स्पेसिफिक जीन। अब अगले फैक्टर की बात करते हैं, तो अगला फैक्टर हमारा हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन। जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन है, उसका हाई लेवल बॉडी के अंदर होना, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात कर चुके हैं। अगला फैक्टर क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। अब ये कैसा, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब शुगर बढ़ी हुई है, तो होगा क्या, इन्फेक्शन होंगे बार बार। और ये जो इन्फेक्शन है इनके अगेंस्ट में बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा, जो डब्ल्यूबीसी हमारी वो रेस्पॉन्स करेगी। मतलब लंबे समय से लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रहेंगे और आगे जाके ये लीड करेंगे जो पॉलीसिस्टिक ओवेरी है, वहां से मेल हार्मोन एंड्रोजन को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं पीसीओएस के लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पे जूलिया खुद भुगत भोगी है, उसको पता है उसके साथ में क्या क्या हुआ है। उसके मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हुए हैं, उसकी बॉडी में एंड्रोजन का लेवल बहुत हाई है, और यूएसजी के अंदर फाइंडिंग हुआ है कि उसकी जो ओवेरी है उसके अंदर मल्टीपल सिस्ट बने हुए हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरी है। तो ये है पीसीओएस के लक्षण। अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस के ऊपर, किस क्राइटेरिया के बेस पे हम इसका डायग्नोसिस करेंगे। तो यहाँ पे रोटरडैम्स क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग 3 सिम्टम है, उनमें से कम 2 का प्रेजेंट होना पीसीओएस का डायग्नोसिस कंफर्म करेगा। अब बात करते हैं उन 3 सिम्टम के बारे में। तो फर्स्ट है इरेगुलर मेंसेस। मेंसेस जो होगा वो इरेगुलर होगा। और एक और बात, यहाँ पे जो फीमेल पेशेंट है उसकी बात करें हम, तो उसको 1 साल में जो पीरियड्स है वो मैक्सिमम 8 से 9 आएंगे, या हो सकता है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 महीने में एक बार आ रहा है, 2 महीने में, 5 महीने में, 8 महीने में एक बार आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इरेगुलर मेंसेस सबसे पहला लक्षण। दूसरा एंड्रोजन का हाई लेवल, बॉडी के अंदर एंड्रोजन का हाई लेवल होगा, उसकी वजह से होगा क्या, सारी बातें हम कर चुके हैं, हिर्सुटिज्म, मेल पैटर्न, बाल्डनेस, चेहरे पे एकने होना, ज्यादा भूख लगना, खाना ज्यादा खाना, वजन बढ़ेगा, ये सब चीजें। तीसरा है सोनोग्राफी के अंदर पीसीओएस की फाइंडिंग, मतलब सोनोग्राफी करने के बाद में पता चल रहा है जो ओवेरीज है उनके मार्जिन पे, उनके एज पे, बाहरी सतह पे जो है मल्टीपल सिस्ट बने हुए हैं। तो कुल मिला के ये बात है, इन तीनों में से कोई 2 लक्षण प्रेजेंट है तो हम उसको पीसीओएस कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो ये इतनी सारी जो भसड़ मची हुई बॉडी के अंदर जो जूलिया ने फील किया, उसने देखा उसके चेहरे पे बाल आए, एकने आए, वेट गेन हो रहा है, उसके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, इस तरह का जो भी बकचोदी होने वाली है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अगर टाइम से डॉक्टर को नहीं दिखाया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, इसको ठीक नहीं किया, तो आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब कॉम्प्लिकेशन की बात आई गई है तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट है फीमेल इनफर्टिलिटी, मतलब जो फीमेल है उसमें बांझपन रहेगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। और यही समाज में सबसे बड़ा दुख है, जब कोई फीमेल बच्चा नहीं पैदा कर पाती है तो सब उसको ताने मार मार के परेशान कर देते हैं, उसका मोरल डाउन कर देते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस महिला के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है उसको बार बार सुनना पड़ता है ये तो बांझ है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसके मेंटल स्टेटस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको पूरा मोरल डाउन हो जाता है और डिप्रेशन की वजह से उसको तरह तरह की और बीमारियां पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं अगले कॉम्प्लिकेशन की। मान लो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, मतलब बारात आई थी दुल्हन को लेकर चले गई आराम से, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मान लो कि मिसकैरेज नहीं हुआ तो फिर अब क्या बछड़ होने वाली, तो आगे चल के प्री मेच्योर बर्थ के पूरे पूरे चांसेस हैं, होने वाला जो बच्चा है वो टाइम से पहले हो जाएगा, तो हो सकता है वो बहुत लो बर्थ वेट में हो सकता है वो सर्वाइव करे नहीं करे। अगर पीसीओएस की कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो यहाँ पे गेस्टेशनल डायबिटीज या एक्लेम्पशिया या प्री एक्लेम्पशिया के पूरे पूरे चांस रहेंगे, मतलब ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ना और ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ना, साथ में प्रोटीन यूरिया। आगे चल के होगा क्या, एक्लेम्पशिया का रूप ले लेगा और सीजर्स आ जाएंगे पेशेंट को, बच्चा और मतलब दोनों की जान जा सकती है। अगला कॉम्प्लिकेशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, एलडीएल वीएलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एचडीएल का लेवल कम है, तो ये सब आगे जाके लीड करेंगे इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को, आगे चलकर हार्ट अटैक की पूरी पूरी संभावना है, हार्ट अटैक आ सकता है। अगला है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, मतलब लीवर के अंदर सूजन आ जाएगी, वो किसकी वजह से, इतनी सारी जो फैट जमा हो रही है लीवर में उसकी वजह से लीवर के अंदर सूजन आ जाएगी। अगला है स्लीप एपनिया। अब ये क्या होता है साहब, जो महिलाएं बहुत मोटी होती है, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल 100 के ऊपर वजन चला गया, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जब वो सोते हैं तो सोते टाइम पे होगा क्या, स्लीप एपनिया, मतलब जो सांस ले रही है तो बीच बीच में जो उनका सांस है वो उसमें पॉज आ जाएगा, जैसे कि बीच में वो 1 2 3 सांस उन्होंने छोड़ दिए, या मैं बोलूं कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है 12 से 18 वो नहीं हो के 7-8 बार रेस्पिरेशन ले रही है। इसकी वजह से होगा क्या, जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए बॉडी का वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी और जो CO2 बाहर निकालनी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अब होगा क्या, CO2 का लेवल जब ब्लड में बढ़ेगा उसकी वजह से होगा CO2 नार्कोसिस, मतलब CO2 का ब्रेन के ऊपर नार्कोटिक इफेक्ट, जिसके वजह पेशेंट क्या होगा, ड्राउजी हो जाएगा, बेहोश हो सकता है, यहां तक कि कोमा में भी जा सकता है। अब जूलिया पूछती है डॉक्टर आइटू से, डॉक्टर इसका इलाज क्या है, डॉक्टर आइटू बताता है इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें जो अपना वजन बढ़ा हुआ है इस वजन को कम करना है। सारा सत्यानाशी का कारण तो यही है, इस बढ़े हुए वजन की वजह से तो ये सारा भसड़ मचा है। 100 बात की एक बात, जो वजन बढ़ा है उस वजन को कम करना है, चाहे तुम डाइट से मेंटेन करो, चाहे तुम डाइटिंग करो, चाहे तुम हेल्दी फूड लो, चाहे तुम एक्सरसाइज करो, चाहे तुम कुछ भी करो, अपना जो वजन है वो कम करना है। साथ ही साथ जो ओव्यूलेशन में हेल्प कराने वाली ड्रग्स है वो भी लेनी है, लेकिन लेनी कैसे, डॉक्टर को दिखा के। और ऐसा नहीं है कि तुमने गूगल पे देख लिया हो या फिर चैट जीपीटी पे देख लियो और वहां से ट्रीटमेंट देख ले साहब अब हम खुद ही इलाज कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद ही इसका इलाज शुरू कर रहे हैं, अपने से कभी नहीं कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इसी तरह के लॉन्ग मेडिकल एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेडनेक्सा बाय डॉक्टर एटू।